नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, खैर मकदम प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में भी आपको साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। और ये जो सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से बनाए हुए क्वेश्चन हैं। और लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में जिसमें साइंस का पोर्शन आता है उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये सेशन है जो महत्वपूर्ण रहने वाला है प्यारे साथियों। अगर आप पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी डेडिकेशन के साथ इस सेशन से जुड़ते हो या लगातार मेरे द्वारा जो आपको सेशन दिए जाएंगे उनसे जुड़ते हो तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा प्यारे साथियों। तो सेशन को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सेशन को, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को इन महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके प्यारे साथियों। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज 1665 में किसने की? ऑप्शन है रॉबर्ट कॉर्क ने, रॉबर्ट हुक ने, फंक ने या फिर वाटसन ने। दोस्तों, कोशिका की खोज 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी प्यारे साथियों। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों, इसके साथ में थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी 1665 में, वह कोशिका मर्द कोशिका थी प्यारे साथियों। वह खोजी गई कोशिका मर्द कोशिका थी जो पादप में खोजी गई थी और मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती थी। वह कोशिका मर्द कोशिका थी प्यारे साथियों। तो दोस्तों, आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि जो जीवित कोशिका है जो जीवित कोशिका है जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज की थी दोस्तों 1674 में 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी प्यारे साथियों ल्यूवेन होक ने। किसने की थी प्यारे साथियों? ल्यूवेन होक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। ल्यूवेन होक ने ल्यूवेन हेक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि प्राय मर्द कोशिका थी प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे साथियों, कोशिका की आत्मघाती थैली कौन से कोशिकांग को कहा जाता है? यानी कि दोस्तों, जो हमारी कोशिका है, सेल है, उसमें क्या होता है, एक कोशिका मान लो ये कोशिका की स्ट्रक्चर है, तो इस कोशिका के अंदर बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं प्यारे साथियों। कोशिका के अंदर बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं जिनका अलग अलग कोशिका के अंदर अलग अलग कार्य होता है सभी कोशिकांगों का। तो मान लीजिए कि इन सब कोशिकांगों में इनका सबका अलग अलग कार्य दे रखा है, सबका अलग अलग महत्वपूर्ण रोल होता है। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन ये ऐसे पूछ रहा है कि कोशिका की आत्मघाती थैली कौन सी कोशिकांग को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका भी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो लाइसोसोम होते हैं वो लाइसोसोम क्या करते हैं कि जब लाइसोसोम की जो थैलियाँ होती है, वो मतलब लाइसोसोम की जब कोशिका होती है तो वो फटती है, तो वो अपनी ही कोशिका का पाचन कर देती है प्यारे साथियों। लाइसोसोम की जो कोशिकाएं हैं वो फटती है तो अपनी ही कोशिका या अपनी ही कोशिका का पाचन कर देती है। तो इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है प्यारे साथियों। और राइबोसोम राइबोसोम का कार्य होता है प्यारे साथियों प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट नंबर का, उसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण का। और गोल्जी काय जो ऑप्शन दे रखा है गोल्जी काय, तो गोल्जी काय का जो कार्य है वो होता है प्यारे साथियों कोशिका में बाह्य और आंतरिक जो पदार्थ है उनका परिवहन करने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है गोल्जी काय का। और अंतः परद्रव्य जालिका होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है खुरदरी और एक होती है चिकनी अंतर परद्रव्य जालिकाई। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण होता है इनकी कौन से कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? ऑप्शन है गोल्जी बॉडी में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर सेंट्रोसोम में। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है प्यारे साथियों राइबोसोम में। अर्थात राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है साथियों? राइबोसोम को प्रोटीन की
फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था प्यारे साथी। स्लाइडेन एंड स्वान ने दो वैज्ञानिक थे, एक तो वनस्पति वैज्ञानिक और एक जंतु वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा स्लाइडेन व स्वान। क्वेश्चन नंबर 5 है, एटीपी का निर्माण होता है, यानी किस कोशिकांग में एटीपी का निर्माण होता है प्यारे साथियों? ऑप्शन है राइबोसोम में, गोल्जी काई में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या इनमें से किसी में नहीं। तो दोस्तों जो एटीपी का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है प्यारे साथियों। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस भी कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, श्वसन की क्रिया के दौरान एटीपी का निर्माण होता है प्यारे साथियों। जो ऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन पाया जाता है उसके दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। और ये जो एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित की जाती है वो विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न कार्य करने के लिए काम में ली जाती है प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका शक्ति गृह कहा जाता है और इसमें एटीपी का निर्माण होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन है रॉबर्ट कॉर्क ने, लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने, या फिर लुवेन हुक ने। दोस्तों जीवाणु या फिर बैक्टीरिया की जो खोज की थी दोस्तों वो की थी लुवेन हुक ने। किसने की थी? लुवेन हुक ने जीवाणु की खोज की थी प्यारे साथियों। और आपको पता ही है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की या मर्द कोशिका की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों लुवेन हुक। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र की खोज किसने की? यहाँ पर होगा साथियों, केंद्र की खोज किसने की? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, जेम्स वाट ने, या वाटसन ने। दोस्तों जो केंद्र या जिसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है उसकी खोज की थी प्यारे साथियों रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये जो केंद्रक है वो कोशिका के अंदर बिल्कुल जो सेंटर में पाया जाता है और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी प्यारे साथियों। और केंद्र क्या होता है? केंद्र जो संपूर्ण कोशिका होती है, मान लीजिए कि ये कोशिका है, ये मान लीजिए कोशिका की स्ट्रक्चर है, ये कोशिका की इसके मिडिल पार्ट में बिल्कुल मध्य में केंद्र पाया जाता है प्यारे साथियों। ये क्या करता है, संपूर्ण जो कोशिका होती है उसके ऊपर अपना नियंत्रण बनाकर रखता है। यानी जो विभिन्न एक्टिविटीज कोशिका में होती हैं उन सभी का ये नियंत्रण करता है, इसलिए ये मिडिल में पाया जाता है। और संपूर्ण कोशिकांगों का भी ये नियंत्रण बनाए रखता है और कोशिका की संपूर्ण रूपरेखा को एक निश्चित रूप से कार्य करने के लिए ये कार्य करता है प्यारे साथियों। तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी प्यारे साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाए हुए हैं प्यारे साथियों। और लगभग पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप इस क्विज को ज्वाइन करते हो, अगर आप डेली इस क्विज को ज्वाइन करते हो, क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करते हो, तो निश्चित रूप से आपको आने वाली भर्ती परीक्षाओं में जहाँ साइंस का पोर्शन आता है आप साइंस में बेहतर प्रदर्शन करोगे। ये मुझे अपने कंटेंट पे मुझे पूरा विश्वास है प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑक्सीश्वसन के दौरान कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है प्यारे साथियों? दोस्तों इसके ऑप्शन है 32, 22, 42 या 38। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 38। अब थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको साथियों। जो श्वसन होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक तो होता है ऑक्सीश्वसन, और एक होता है अनोक्सीश्वसन। दो प्रकार का श्वसन पाया जाता है, एक तो होता है ऑक्सीश्वसन, एक अनोक्सीश्वसन होता है। दोस्तों जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है, ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में श्वसन होता है उसे ऑक्सीश्वसन कहा जाता है या वायवीय श्वसन कहते हैं। और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो उसे अनोक्सीश्वसन या अवायवीय श्वसन कहा जाता है प्यारे साथियों। तो दोस्तों जो ऑक्सीश्वसन होता है उसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, इसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, C6H12 O6 प्लस साथ में 6 अणु है वो O2 के इसमें होते हैं। और इसका जब विखंडन होता है
तो 6CO2 प्लस 6H2O और साथ में यहाँ से एनर्जी निकलती है साथियों, यहाँ से एनर्जी निकलती है। एनर्जी के रूप में एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है साथियों। तो जो एटीपी का निर्माण होता है ऑक्सीशोषण में, उसमें 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। कितने अणुओं का? 38 का। याद रखिएगा साथियों, ऑक्सीशोषण की यहाँ बात हो रही है, तो 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। और जो अनोक्सीशोषण होता है, उस अनोक्सीशोषण में 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। अनोक्सीशोषण में 2 एटीपी यानी कम ऊर्जा बढ़ती है। अनोक्सीशोषण में कम ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि ऑक्सीशोषण में अधिक अधिक ऊर्जा एटीपी अणुओं का निर्माण होता है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे साथियों 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें से क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, तो उसमें 4 एटीपी बनते हैं। 4 में से 2 एटीपी है जो कि विखंडित हो जाते हैं, और बाकी 36 एटीपी बचते हैं। तो 38 में से केवल 36 एटीपी है जो कि कोशिका में एनर्जी के रूप में काम में आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब यानी बीपी की बात चल रही है सर। यहाँ जो ब्लड प्रेशर है, बीपी की बात है, यानी कि बीपी को कौन से यंत्र से मापा जाता है? तो इसका ऑप्शन है स्टेथोस्कोप से, स्पेग्नोमीटर से, बैरोमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथ ही उसका राइट आंसर होगा स्पेग्नोमीटर। जो बीपी या ब्लड प्रेशर या रक्तदाब है वो स्पेग्नोमीटर से मापा जाता है साथियों। तो दोस्तों, जो बीपी या जो ब्लड प्रेशर होता है उसका जो इसकी जो वैल्यू या उसका जो मान होता है 120/80 mmHg होता है साथियों। तो मान लीजिए कि जब अपनी जो बीपी या जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से अधिक हो जाता है, 120 से अधिक हो जाता है, तो अपनी जो बीपी है उसको हाई माना जाता है। और यदि अगर बीपी है वो 80 से कम हो जाती है, 80 से कम हो जाती है, तो उसे अपन लो बीपी मानते हैं, या जो बीपी है उसको कम माना जाता है। तो जो 80 से लेकर 120 के बीच में जो बीपी होती है वो बिल्कुल सही होती है, स्वस्थ मनुष्य की होती है। लेकिन 80 से कम और 120 से ज़्यादा होती है वो फिर आदमी स्वस्थ नहीं माना जाता है साथियों। 80 से कम होती है वो लो बीपी में माना जाता है आदमी, और 120 से ज़्यादा वाला जो आदमी है वो बीपी हाई मानी जाती है उसकी। तो प्यारे साथियों, बीपी है उसको स्पेग्नोमीटर से मापा जाता है। साथ में यहाँ एक और जो यंत्र दे रखा है स्टेथोस्कोप, ये होता है हृदय स्पंदन या अपनी जो नाड़ी गति है उसको नापने में सहायक होता है स्टेथोस्कोप प्यारे साथियों। एक ऑप्शन और दे रखा है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर होता है वो दाब नापने में सहायक होता है, दाब नापने में, वायुमंडलीय दाब नापने में बैरोमीटर काम में लेते हैं। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, दा बैरोमीटर, दा दा बैरोमीटर। कौन सा मीटर? दा बैरोमीटर। थोड़ा ट्रिक से याद कर सकते हो, दा बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन है ए, डी, बी, सी या ई। दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन है बी, सी। दोस्तों, यहाँ भी थोड़ा सा ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ट्रिक से, देसी भाषा में थोड़ा सा ट्रिक से अपन जानने की कोशिश करते हैं। कई बार आप कहते हैं कि अपन अपनी मजाकिया भाषा में या कैसे भी अपन देसी भाषा में कह सकते हैं कि अदेक 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 ओ थारो बाप व सामगुल, ओ थारो बाप व सामगुल, अदेक ओ थारो बाप व सामगुल। यानी अदेक, जो अदेक है ना, अदेक जो विटामिन है ना, अदेक से याद रखो ADE के, यानी अदेक को जब अपन इंग्लिश में लिखेंगे तो ADE के लिखते हैं। तो अदेक थारो बाप व सामगुल, तो ई को राइट आंसर हो लो प्यारे साथियों। जो अदेक है वो वसा में घुल गया, तो वो वसा में घुल गया, तो जो ADE के जो विटामिन है वो वसा विलेय विटामिन होते हैं प्यारे साथियों। और बाकी 2 बच गए बी और सी। तो बी और सी है वो जल विलेय विटामिन हो जाएंगे साथियों, जल विलेय विटामिन। तो अदेक थारोबाब वसामगुल्गो ये है वसा विलेय विटामिन की ट्रिक, और जो BC है वो जल विलेय विटामिन की ट्रिक है। तो आप इसे ट्रिक से याद भी कर सकते हो प्यारे साथियों। ये देसी भाषा में थोड़ी सी मैंने अपनी भाषा में ट्रिक बताने की कोशिश की है प्यारे साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट करके आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ प्यारे साथियों।
तो साथियों यही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी के साथ ही मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय प्यारे साथियों।